तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर। पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर में क्या बताया था, ए गिव्स आउट, यहाँ पे क्या होगा, ए गिव्स आउट N1B। ए का 1 मोल ब्रेक होगा तो N1 मोल बी का 1 फॉर्म हुआ, और यहाँ से N2B, ये 2 फॉर्म में गया। ये N2AB क्यों, इसको C कर दें, N2C। अभी क्या होगा, A0 का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, जो A उस समय बच गया प्लस B का अमाउंट देख के बताना था कि कितना ब्रेक हुआ होगा। तो B का अमाउंट जितना भी फॉर्म हुआ है डिवाइडेड बाय N1 ब्रेक हुआ होगा, प्लस C का जितना भी अमाउंट फॉर्म हुआ है डिवाइडेड बाय N2, इतना ही ब्रेक हुआ होगा। कल पिछले बार यही बताया था ना, कल के लेक्चर में क्लियर है। उसके बाद एक और टर्म बता दिया था कि परसेंटेज ऑफ बी वो डिवाइड होगा, कैसे डिवाइड होगा, इसका N1 K1, ये क्या था, रेट कांस्टेंट K1 होगा, इसका रेट कांस्टेंट हो जाएगा K2। N1 K1 डिवाइडेड बाई N1 K1 प्लस N2 K2 इंटू 100%। मैंने बताया एक मेंस का क्वेश्चन था, डायरेक्ट ऐसा सिंपल आ जाएगा परसेंट बी वाला। और परसेंटेज सी वाला जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट भी है पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर। इक्विलिब्रियम वाला इंपॉर्टेंट नहीं था, वो बता दिया था कल। आज सिक्वेंशियल पढ़ाएंगे, वो भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इससे तो आते ही रहता है आईआईटी में। तो दोनों का परसेंटेज ऑफ बी एंड सी कैलकुलेट हो गया, तो यही क्या था ना। आज करते हैं हम लोग सीरीज और कंसेक्यूटिव रिएक्शन। ये सिंस फर्स्ट ऑर्डर में है तो ये पढ़ते हैं, बट इससे आईआईटी में क्वेश्चन जल्दी नहीं आते। एडवांस में कभी कोई आया तो आया, क्योंकि बड़े से फॉर्मूला तो लर्न करने की कोशिश बाद में ही करना, सबसे लास्ट में। हाँ अनुराग, डाउट है इसमें, रुको बोलो। सर बताओ। ऑस्वाल्ड्स आइसोलेशन मेथड हो गया। ऑस्वाल्ड आइसोलेशन केमिकल काइनेटिक्स में। अच्छा हाँ सर, हम लोग इसमें पैरेलल हाँ फर्स्ट ऑर्डर बोलो। पढ़ रहे हैं ना, तो वो हाँ समझ में मुझे ये जो N1 K1 अपॉन N1 K1 प्लस N2 K2। हाँ हाँ पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर बोलो। सर वो परसेंटेज बी वाला बताओ ना एक बार फिर से। वो कल के लेक्चर में बताया था डिटेल में, पूरा एक लेक्चर था इस पे। तो नोट्स नहीं थे तो देखा नहीं मैंने ठीक से। ओके ठीक है, नोट्स आज भेज देता हूँ। कल पूरा लेक्चर लिया था इसका, और आज हाँ बस समअप किया कि ये ऐसे करना था, कल के लेक्चर का समअप। तो वो अच्छा भेज देता हूँ नोट्स, तो देख लेना। ओके, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है ये कल का है। ये जो परसेंटेज वाला पार्ट हो गया, ये मैंने कल एक्सप्लेन किया है। कल पूरा एक सेशन इस पे गया 1.5 घंटे का। इसको फिर से एक्सप्लेन करना मतलब फिर से 1.5 घंटे है, तो इसको एक बार नोट्स में भेजता हूँ, उसे देख लेना, फिर यही आएगा। ओके सो इसकी बात करें हम लोग सिक्वेंशियल की। ए गिव्स आउट, इसका रेट कांस्टेंट अभी डाउट नहीं, सब बाद में, K1 B K2 C। अब कितना होगा, माइनस dA/dt विल बी K1 इंटू A। ये ठीक है, तो इससे एक एक्सप्रेशन आ जाएगा हम लोग का। वो एक्सप्रेशन क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करने पे AT का जो वैल्यू होगा A0 e⁻−K1t, ये एक एक्सप्रेशन आएगा। फर्स्ट ऑर्डर इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट किया। दूसरा dB/dt कैसे लिखे, dB/dt का दो होगा। क्या होगा, एक तो कुछ सी रेट से वो फॉर्म हो रहा है और किसी रेट से डिकम्पोज हो रहा है, तो फॉर्मिंग रेट क्या होगा, ए से फॉर्म हो गया, तो माइनस dA/dt K1 इंटू ए था, तो K1 इंटू ए रेट से
ए डिकम्पोज हो गया तो उसी रेट से बी फॉर्म होगा। बी का फॉर्मिंग रेट क्या होगा, K1 इंटू ए। बट एट द सेम टाइम डीसी बाई डी टी आएगा, वो कितना होगा, K2 इंटू ए ना, K2 इंटू बी ना, तो माइनस ये कितना होगा, K2 इंटू बी, इससे डिकम्पोज हो गया। क्यों, डीसी बाई डी टी कितना हो गया, किस रेट से फॉर्म होगा, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो K2 इंटू बी, यही फर्स्ट ऑर्डर लिखता है ना, तो डीसी बाई डी टी जो फॉर्म होगा K2 इंटू बी होगा। तो जब यहां पर हम लोग लिखेंगे ये डी ए बाई डी टी फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या हो गया, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए, इसे समझो, जस्ट 2 मिनट। ओके, जस्ट 5 मिनट रुको, मैं 5 मिनट में आता हूँ। ओके, अथर्व उसे बोलो ज्वाइन करने के लिए, मैं अनलॉक करता हूँ मीटिंग। हाँ, तो ये क्लियर हुआ कैसे करना था, माइनस डी ए बाई डी टी K1 इंटू ए वन से फॉर्म हुआ, K1 इंटू ए, ये तो इंटीग्रेशन है, इसका तो इंटीग्रेट किया है, टी इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू माइनस K1 टी, इस पे तो पूरा केमिकल काइनेटिक्स है इसी इक्वेशन पे। अब dB बाई dt कितना होगा, K1 इंटू ए के रेट से फॉर्म होगा और K2 इंटू बी के रेट से डिकम्पोज होगा, कुछ भी सी में भी तो फॉर्म हो गया ना, तो dC बाई dt चाहिए, तो ये क्या होगा, K2 इंटू बी, ये भी तो फर्स्ट ऑर्डर है ना, केवल बी एंड सी को देखो, dC बाई dt विल बी K2 इंटू बी, यही है ना, dC बाई dt इक्वल टू K2 इंटू बी, dV बाई dt इक्वल टू ये हो गया। तो ए का डिसइंटीग्रेशन का हम लोग का इक्वेशन है, बी का भी चाहिए सी का भी चाहिए, कैसे करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन
तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन में बाद में जाके पढ़ना होगा कैसे इंटीग्रेट करते हैं। अभी तो मैं बता देता हूँ इंटीग्रेटिंग का टर्म से, और तुम्हें फाइनल रिजल्ट याद करना है, बाकी सबसे ज्यादा मतलब नहीं है इसमें। तो K2 इंटू बी सब्सट्रैक्ट क्यों कर रहा है, अभी क्लियर हुआ? डीसी बाई डी जो होगा K2 इंटू बी के रेट से फॉर्म हुआ। K2 ये फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो बी का दो पार्ट हो गया, एक तो वो डिकम्पोज हो रहा है यहाँ पे आगे की ओर, और एक फॉर्म हो रहा है। ओवरऑल क्या होगा, जो डिकम्पोज होगा वो रेट स्लो होगा, क्योंकि बी थोड़ा सा बना, उसी का कुछ परसेंट डिकम्पोज होगा ना। मान लो बी का 100 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, 10 मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो गया, तो ओवरऑल 90 ही बचा ना। ये हो गया K1 इंटू ए फॉर्मिंग रेट माइनस K2 इंटू बी डिकम्पोजिंग रेट। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट करें हम लोग, अब इसको हम लोग को जैसे ए का इक्वेशन लिखा, बी और सी का भी वैसे ही इक्वेशन लाना है, इसको कर सकते हैं। ये हम लोग का दो इक्वेशन है, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब ये हो जाएगा dB बाई dt प्लस K2B, इक्वेशन 2 को ले लो, इक्वल टू K1A मल्टीप्लाई बाई e रेस टू K2 इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा, dB बाई dt प्लस K2B e रेस टू K2T इक्वल टू, यहाँ पे नहीं, हाँ, K1 इंटू A नॉट e रेस टू माइनस K1T इंटू e रेस टू माइनस K2T। ये सब टर्म जस्ट इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं। ये डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन पढ़ते हो, कैसे होगा, ये इक्वेशन लिखा है dB बाई dt प्लस K2B इंटू K1A। ये फॉर्म हो गया dy बाई dx प्लस y इक्वल टू समथिंग। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितने का है, तो देखो ये e इंटू K2T का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, इधर भी यहां से इंटू E2K2T। अब ये एक इंटीग्रेशन पड़ जाएगा, ये किसका डिफरेंशिएशन है, इसको लिखेंगे हम लोग तो d बाई डी टी बी इंटू ई रेस टू K2T लिखता हूं, तब क्लियर होगा। ये फिर यहीं से लिख देता हूं, वो हो गया dB बाई dt प्लस K2 इंटू बी, उस टर्म को यहाँ पे फिर से लिखते हैं ना, दिखना मुश्किल होगा। e रेस टू K2T से मल्टीप्लाई किया था पूरे को, और यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई कर दिया था, K1 इंटू ए था, उसमें भी e रेस टू K2T से मल्टीप्लाई किया था, तो ये हो गया था K1 ए नॉट e रेस टू K2 माइनस K1 इंटू टी। ये है, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं d बाई डी टी, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। को सॉल्व करने के लिए ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन एक अलग टॉपिक आएगा, 12th के एंड में सर बताएंगे, वो ऐसे आता है, विल बी इक्वल टू K1 A नॉट
e रेस टू माइनस k2 माइनस k1t, एक इसका इंटीग्रेशन और एक इसका इंटीग्रेशन। ये स्टेप समझ में आया? dv by dt into e raised to k2t, ktv into e raised to k2t। इसको डिफरेंशिएट करके सोचो, मान लो कि इस टर्म को डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा? d by dt dv by dt आ जाएगा, और ये क्या होगा? e raised to k2t dv by dt into e raised to k2t। अगले बार में इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो ये तुम्हारा b बाहर आ गया, और e raised to k2t का डिफरेंशिएशन k2 बाहर आ गया, k2b into e raised to k2t। ये इसका डिफरेंशिएशन है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to k2t है, इससे इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन जब सॉल्व करना सीखोगे तो ऐसा होगा। अब ये क्या होगा? k1 इंटू ये था। हाँ प्रसन्ना बोलो। मीटिंग अनलॉक करो। ये मीटिंग तो अनलॉक ही था। okay. मीटिंग अनलॉक है। b into e raised to k2t will be k1 a naught e raised to k2 minus k1t divided by k2 minus k1 plus c। इसका लिमिट पुट कर देंगे। ये इंटीग्रेट किया। सब चला गया क्या? जितना लिखा था गया, बट वो मैं नोट्स भेजता हूँ, उसमें मिल जाएगा तुम्हें। उसमें क्या होगा? व्हेन t इक्वल टू 0, तो जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा तो bt का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। तो इसको पुट कर दें हम लोग, तो 0 विल बी k1 इंटू ए नॉट बाय k1 माइनस k2 प्लस c है, तो इससे c का वैल्यू आ जा रहा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ बी फाइनली क्या आ गया? हम लोग को ये इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है, डेरिवेशन से मतलब नहीं है, इनफैक्ट ये जो मैंने डिराइव किया इससे भी मतलब नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं आता। तो इसको सबसे लास्ट में याद करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या है? k1 बाई k2 माइनस k1 डिवाइडेड बाई ए नॉट e रेस टू माइनस k1t माइनस e रेस टू माइनस k2t। ये आ जाएगा b t का एक्सप्रेशन। जैसे at आया था ए नॉट e रेस टू माइनस k1t, उसी तरह ये b का एक्सप्रेशन तुम्हें लर्न करना है कि कितना आ रहा है। उसी तरह टाइम b एज अ फंक्शन ऑफ t है ना, व्हेन concentration of b is maximum, concentration of b is maximum, तो उस समय क्या होगा? dv by dt will be equal to 0। dv by dt 0 होगा, इसको जब डिफरेंशिएट कर दोगे तो t का वैल्यू आएगा, तो वो t max आ जाता है। अब ये डायरेक्ट लर्न कर लेंगे हम लोग, है ना। कई बार t max पूछ लेता है, और सब तो कुछ नहीं पूछता, बट t max कभी कभी पूछ लेता है। ln k1 by k2 by k1 minus k2। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा। ओवरऑल ये क्वेश्चन ही नहीं आता है कभी, आज तक आईआईटी में नहीं आया, बट आया तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, टी मैक्स इतना होगा। अब सी को कैलकुलेट करें हम लोग, राइट। तो डीसी बाई डी का एक्सप्रेशन था अपने पास, उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो सी का जो वैल्यू होगा, ये जब नोट्स भेजता हूं उसमें आ जाएगा। इंटीग्रेट करने के बाद ये आएगा k1 k2 बाई k2 माइनस k1 ए नॉट
e raised to minus k2t by k2 minus e raised to minus k1t by k1 प्लस ए नॉट आ जाएगा। तो ये सी का एट एनी टाइम है। अब समझ में आया आईआईटी में क्यों नहीं आता। आईआईटी तुम्हें लर्न नहीं करवाना चाहता इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशंस। वेयर ए नॉट का वैल्यू क्या होगा, एटी प्लस जो बीटी कुछ बी में चला गया और कुछ सी में मिल गया, तो कंजर्व करोगे तो ए से बी में ना, बी से सी ऐसे आ जाएगा। ओके, इफ k1 इज, एक्सप्रेशन की बात करें हम लोग, इफ k1 का वैल्यू बहुत लार्ज है विथ रेस्पेक्ट टू kt, मतलब हम लोग ये मान के चलें कि जो दूसरा वाला टर्म है वो जा ही नहीं रहा, मतलब बी से सी में फॉर्मेशन कम हो रहा है। k1 23 से फॉर्म हुआ है, तो क्या होगा, मतलब k1 ज्यादा है और k2 कम है, तो k1 23 से डिकम्पोज होगा, तो 23 से डिकम्पोज होगा तो क्या होगा, ये फास्ट ऐसे नीचे आया। बी का क्या होगा वो सोचो, तो बी जो होगा जैसे जैसे ए डिकम्पोज हुआ उसी रेट से बी फॉर्म होगा, तो बी का भी रेट उसी तरह से पैरेलल गया। ए का 5 मोल डिकम्पोज हुआ तो बी का उतना ही फॉर्म हुआ, बट धीरे धीरे बी कांस्टेंट होना स्टार्ट होगा। हाँ करेक्ट, बी कांस्टेंट होना स्टार्ट होगा, बट सी का रेट तो फास्ट आ गया, बी तो गया। ए मान लो 10 टी हाफ ले लिया तुमने, तो ए तो गायब हो गया, ऑलमोस्ट 0.1% बचा, 99.9% बी आ चुका है। अब बी ज्यादा हो गया तब सी बनने का रेट फास्ट होगा ना, तो सी स्टार्टिंग में स्लो था, सी का स्टार्टिंग कब लें तो ये क्या होगा, स्लो जाएगा, ऐसे स्लो जाते हुए इस तरह से बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं ये भी पिक कर लेगा, बाद में केवल बी और सी का रिलेशन बच गया, ऐसा होगा ना सी का। तो ये जो होगा टी मैक्स क्या हो गया, जो मैंने बताया कि मैक्सिमम टाइम जहां पे बी मैक्सिमम पहुंचा हो, यही टी मैक्स था, जो पहले एक एक्सप्रेशन बोला था, लर्न कर लेना। अब k2 इज ग्रेटर देन k1, सोचो क्या हो सकता है पहले एक बार। ओके, इसमें क्या होगा, ए का तो मान लो कि ए नॉट था, कहीं ए नॉट से ऐसे डिकम्पोज होकर नीचे की ओर गया नॉर्मल। अब करें हम लोग यहाँ पे बी की बात करें तो क्या हो जाएगा, वैसे जाके ऐसे कुछ बीटी निकला, क्योंकि बी जितना भी निकलेगा तुरंत सी फॉर्म होगा, बहुत हाई नहीं है, तुरंत सी नहीं फॉर्म होगा, बट बी से फास्टर रेट से होगा। तो बी का कंसेंट्रेशन कभी बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा, बी का 5 मोल बना तो 4 मोल ब्रेक हो गया। हाँ, तो सी का रेट क्या होगा, वो फास्टर होते चला जाएगा ऐसे, तो वो कुछ ऐसे जाएगा सी। हाँ, तो ये जो होगा ये सी है, ये नीचे वाला बी है, और ये नीचे वाला ए है, और यहाँ पर भी क्या हो गया, जो डिक्रीज हो रहा था वो क्या हो गया, ए, जो मैक्सिमम एक बार मैक्सिमम बन पाया बी, और फाइनली जो बच जाएगा तो सी ही बच जाएगा। अब इसी एक्सप्रेशन की बात करें हम लोग, इफ k2 इज वेरी लार्ज, तब जो कर्व होगा, ए का तो नॉर्मल कर्व मान लो एक्सपोनेंस के लिए, ए के कर्व में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सेम रहेगा हर जगह। अब बी जो होगा, मतलब बहुत ज्यादा है k1, बी जल्दी से जितना भी ना 99% उसी समय डिकम्पोज हो जाएगा, तो बी कभी बहुत हाई जा ही नहीं पाएगा, तो वो क्या होगा, कुछ इस तरह से इधर निकल जाएगा, राइट। अब इसका क्या होगा, सी का क्या होगा,
जो भी बी बना तुरंत सी बनते जाएगा, तो सी का रेट क्या होता जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट फास्टर होते हुए इधर निकल जाएगा, ये जो होगा सी। ए बी बहुत छोटा रह जाएगा और सी 23 बड़ा होगा, K2 बड़ा हो गया तो सी फास्ट निकलेगा, तो वही क्या कि बी बहुत छोटा रह जाएगा। K2 ग्रेटर देन K1 में भी क्या था, इससे ऊपर वाला भी K2 ग्रेटर देन K1 था, तो सी ऊपर ही रहेगा बट बी भी थोड़ा हाइट तक जाएगा, ऐसे ही होगा ना। ओके, नेक्स्ट में चलें। K2 बड़ा होगा मतलब ए से बी बना और तुरंत मतलब मान लो ए से बी बना, K2 बड़ा है तो बी का यदि 5 मोल बन रहा है तो 4 मोल 3 मोल ब्रेक होना स्टार्ट होगा, बट K2 एब्सोल्युटली बड़ा है तो बी को टिकने ही नहीं देगा, जितना होगा 99.9% तुरंत ब्रेक हो गया, इसलिए बी का कंसेंट्रेशन कभी दिखेगा ही नहीं सिग्निफिकेंट, वो बना और डिकम्पोज हो गया। तो लास्ट वाला कर्व वही था, K2 K1 के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, वो डायरेक्ट ब्रेक हो जाता है। ओके, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, वो क्या होता है, dB by dt विल बी K1A minus K2B, मतलब B जितना फॉर्म हुआ उतना ही डिकम्पोज हो जाए, B जितना फॉर्म हुआ उतना ही डिकम्पोज होगा, मतलब dB by dt का नेट चेंज नहीं दिखे, कभी भी 5 मोल है तो 5 मोल ही दिख रहा है। इस समय क्या होगा, K1 into A इक्वल टू K2 into B, ये इक्विलिब्रियम की बात होगी, जब B का मोल चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हो गया, जिस रेट से वो फॉर्म हुआ है उसी रेट से डिकम्पोज हो गया। तो ये इक्वेशन भी आता है बट ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आएगा, मतलब K1A इक्वल टू K2B। क्लियर हुआ, इसका मेन मतलब हो गया K1A इक्वल टू K2B, मतलब जिस रेट से बी फॉर्म हुआ K1A उसी रेट से बी डिकम्पोज हो रहा है K2B, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो उस समय बस ये एक्सप्रेशन याद करना है। ये क्लियर, नाउ वी गो फॉर आर्हेनियस इक्वेशन। तो रेट कांस्टेंट K इक्वल टू होता है A e रेस टू माइनस EA बाई RT। अब K कैसे इंक्रीज होगा, सोचो वैल्यू ऑफ K कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, या तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रेट इंक्रीज हो गया, टी इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, ओवरऑल ये वैल्यू डिक्रीज होगा, बट ये निगेटिव में है तो ये इंक्रीज हो जाएगा, तो टी इंक्रीजेस तो के इंक्रीजेस, या ये छोटा कर दो, बैरियर को ही छोटा बना दे, कैटालिस्ट क्या करेगा, बैरियर को छोटा कर देगा तो के बड़ा हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, के इंक्रीज हो सकता है यदि टेम्परेचर बढ़ाओ या कैटालिस्ट डाल दो तो ANER व्हाट डाउट है, हाँ डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, नहीं एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक से मतलब ही नहीं है, रिएक्शन एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक, रेट ऑलवेज हीट करने पे इंक्रीज होगा। याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने बताया था कि एंडोथर्मिक को हीट करने पे के इक्विलिब्रियम बढ़ जाता है, बट बढ़ता क्या है, केएफ भी बढ़ता है और केबी भी बढ़ता है, मतलब केएफ ज्यादा बढ़ जाता है। एंडोथर्मिक को कूल करने पे के इक्विलिब्रियम डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज कौन सा होता है, कूल करोगे तो केएफ भी डिक्रीज होगा, केबी भी डिक्रीज होगा, रेट पूरा का पूरा डिक्रीज होगा, बट ज्यादा डिक्रीज कौन सा होगा, केएफ केबी में, तो वहां केएफ ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा कि केबी ज्यादा डिक्रीज होगा, जिससे के इक्विलिब्रियम ज्यादा डिक्रीज होता है। ये 4 केस बताया था ना मैंने। हाँ, तो रिएक्शन यहाँ पे कंफ्यूजन आता है, एंडो हो चाहे एक्सो हो,
हीट करोगे तो रेट फास्ट होगा, कूल करोगे तो रेट स्लो होगा। इसीलिए जब हम लोग बॉर्न हेबर साइकिल से अमोनिया बनाते हैं तो एक्सोथर्मिक है, तो अभी हम लोग कूल नहीं रखते हैं उसका। एक्सोथर्मिक है तो क्या रखते हैं, फिर भी हॉट रखते हैं। क्यों? हॉट करने से रेट फास्ट रहता है। तो रिएक्शन एंडो हो चाहे एक्सो, हर हालत में तुम्हें हीट करना है तो ही फास्ट होगा। इससे समझो। एक कोलिजन पैरामीटर वो बताता हूं। टेम्परेचर का रोल तो क्लियर हो गया, ये टेम्परेचर हो गया। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी को छोटा करना है तो कैटालिस्ट डाल दो। तो कैटालिस्ट क्या करेगा, उसका पाथ ही अल्टर कर देता है, उसका बैरियर छोटा कर देगा, जिससे वो तुम आराम से रेट फास्ट हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था इक्विलिब्रियम के समय ही सबको, मान लो कि चेयर पे बैठे हो, तुम्हें चेयर से दूसरे साइड जंप करना है, तो जो जंप करो तो बीच में बैरियर है, 80% ऑफ यू कैन जंप, ऐसा ही होगा ना, 20% नहीं जंप कर पा रहे। तो रेट फास्ट करने का क्या है कि जहां पे तुम बैठते हो उसी लेवल को ऊपर कर दिया जाए कि बैरियर छोटा दिखने लगे, तो मोस्ट ऑफ यू कैन जंप। या बैरियर को ही कट कर दें तो कैटालिस्ट क्या करेगा, बैरियर को ही कट कर देगा, तो ज्यादा लोग जंप कर पाएंगे। तो दो चीज हो गया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई तो रेट फास्ट हो गया, या फिर बैरियर छोटा कर दो तो रेट फास्ट होगा। और ये क्या हो गया, ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है। ए इज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, जितना मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे उसी के हिसाब से रेट आएगा। और ई रेस टू माइनस ई बाई आर टी का रेंज क्या होता है, ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स कितना होता है? ई रेस टू माइनस एक्स का रेंज जो होता है वो कितना होता है? 0 to 1, फ्रैक्शन होता है ना। ई रेस टू माइनस एक्स, सोचो एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी पुट किया तो 0, 0 पुट किया तो 1, तो ये एक फ्रैक्शन होता है, तो ये 0 से 1 के बीच का वैल्यू है। ये एक फ्रैक्शन होता है, सबको क्लियर है ना, 0 से 1 के बीच का रेंज है। और ए हो गया कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। एक बार में मान लो 1 सेकंड में 1 लाख मॉलिक्यूल कोलाइड किए तो सबके सब प्रोडक्ट नहीं देंगे। 1 लाख में हो सकता है कि 70% ही प्रोडक्ट देंगे, वही प्रोडक्ट देंगे जिसकी एनर्जी एक सर्टेन एनर्जी लेवल से ज्यादा हो, वो प्रोडक्ट देंगे, बाकी नहीं देंगे। क्लियर हुआ ना? तो ए इक्वल टू ई रेस टू माइनस ई बाई आर टी पे है, तो इट डिपेंड्स कि किसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड I2 2HI है। तो H2 और I2 के सारे मॉलिक्यूल जो कोलाइड करेंगे प्रोडक्ट नहीं देंगे, बहुत मॉलिक्यूल स्लो मूविंग है तो जाकर स्ट्राइक करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। क्लियर हुआ? हाँ, बट जो H2 और I2 जिसका मॉल एनर्जी, मान लो कि जिस H2 और I2 का एनर्जी 10 जूल से ज्यादा, वो प्रोडक्ट देंगे। तो जितने मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी 10 जूल से ज्यादा वो ब्रेक करके आए तो एनर्जी दे देंगे। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी जैसे ये 1 लाख मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड किए हैं, तो उसका एक सर्टेन परसेंट, 30% ही मान लो प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये 30% हो गया 1 लाख और उसका 30%, मतलब तुम बोलोगे 30,000 मॉलिक्यूल पर सेकंड प्रोडक्ट दे रहे हैं। अब टेम्परेचर बढ़ा दो तो हर मॉलिक्यूल एनर्जेटिक होगा। मान लो कि तुम कहीं जाते हो कि ट्रीज से कुछ मैंगोज वगैरह तुम्हें ब्रेक करने हैं, तो क्या करते हो, स्टोन हम लोग फेंकते हैं, कई स्टोन जाके मैंगो पे टकराता है, वो वापस लौट आता है, उसकी में इतनी एनर्जी ही नहीं है, टकराया और मैंगो गिरा नहीं। तो जिस स्टोन की एनर्जी ज्यादा होती है, बहुत तेज हिट करते हो तो स्टोन से टकरा के मैंगोज नीचे गिरते हैं। तो मैंगोज को गिराने के लिए एक सर्टेन एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो कुछ कॉलिजन इनइफेक्टिव होंगे। तुम एक बार में तुमने स्ट्राइक किया, मान लो कि 1 लाख मैंगोज तुमने स्ट्राइक किए एक दिन में, तो उसमें 30,000 ही प्रोडक्ट हुआ, 30,000 मैंगोज नीचे गिरे, बाकी नहीं गिरे। क्यों? उसमें बाकी स्टोन्स में इतनी एनर्जी नहीं थी कि ब्रेक कर पाए। बट टेम्परेचर बढ़ा दो तब क्या होगा, हर मॉलिक्यूल एनर्जेटिक होते जाएगा। H2 और I2 का मॉलिक्यूल जैसे जैसे एनर्जेटिक होगा वैसे वैसे वो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा। तो पहले 30% मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे थे, तो अब हो सकता है 40% प्रोडक्ट बनाए।
नेक्स्ट में हो सकता है 60% प्रोडक्ट बनाया, नेक्स्ट में 70% प्रोडक्ट बनाया, ऐसे हो सकता है। तो प्रोडक्ट क्या होगा कि लगातार जब जितना हम लोग हिट करते जाएंगे, ये वैल्यू टी का जितना वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उतना परसेंट प्रोडक्ट का बढ़ते जाएगा। तो जब टी इंफिनिटी कर दें तब क्या होगा, ई का पावर 0 ना मतलब 1, तो के इक्वल टू ए, तो के अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। जो ये 1 लाख कॉलिजन एक बार में कोलाइड कर रहे थे 1 सेकंड में, मान लो 1 सेकंड में 1 लाख H2 और I2 कोलाइड कर रहे थे, तो प्रोडक्ट ये दे रहा था 30%, 40%, 50%, फाइनली ये कितना आ गया, 100% होगा ना। यस, तो के इक्वल टू ए, ये डायरेक्ट एक ऑब्जेक्टिव है, ये आते रहता है, तो इस टेस्ट में तो आएगा ही आएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के, दैट विल बी ए। मतलब जितना कॉलिजन हुआ सब इफेक्टिव है, क्यों, सबकी एनर्जी बहुत हाई है। क्लियर हुआ, तो ये डायरेक्ट 1 होगा, तो के मैक्स का मैक्सिमम वैल्यू ए आता है। मतलब पूरे के पूरे प्रोडक्ट बनेंगे। जो मैंने चेयर वाली बात की कि चेयर से बैरियर है, उससे ऊपर जाएगा। मतलब चेयर का बैरियर क्या हो गया कि जैसे ये इस तरह से हो गया, तो ये मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है ये तो बताया था, F/2 nRT। मान लो मॉलिक्यूल का एनर्जी अभी 8 जूल पे है, और इसको बैरियर को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे कुछ 12 जूल चाहिए, और यहाँ प्रोडक्ट बना तो ये क्या बन रहा है, 3 जूल पे आया। तो 8 जूल से 3 जूल पे आ गया प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में 3 जूल पे आ गया, तो 5 जूल तो एनर्जी रिलीज हुई ना। तो डेल्टा एच कितना होगा, -5। मतलब इतनी एनर्जी रिलीज हो जाए, 8 से 3 पे आ गया। अब 8 से 12 पे है, तो ऑन द एवरेज मॉलिक्यूल को कितना एक्टिवेट करोगे कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल की एनर्जी अलग अलग होगी, 8 जूल तो एवरेज है, कई मॉलिक्यूल इससे कम होंगे, कई मॉलिक्यूल क्या होंगे, इससे हाईयर एनर्जी लेवल होंगे। तो जो मॉलिक्यूल हाईयर एनर्जी लेवल वाले हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिव मॉलिक्यूल। तो ये है एक्टिव मॉलिक्यूल। और जो बैरियर से क्रॉस नहीं कर सकते हैं वो पैसिव मॉलिक्यूल है, ये प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। जिस मॉलिक्यूल का एनर्जी 9 जूल, 10 जूल, 11 जूल, वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। कितना हम लोग ने माना, प्रोडक्ट बनाने के लिए सपोज 12 जूल एनर्जी चाहिए था। क्लियर। तो कई मॉलिक्यूल जो होंगे जिसकी एनर्जी बहुत फास्ट मूविंग है, जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, 13 जूल, 15 जूल, 16 जूल, 17 जूल वाले मॉलिक्यूल आराम से ही बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे, यही होगा ना। समझते जाओ, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ये एक्टिव मॉलिक्यूल हम लोग का। बट हम लोगों ने क्या किया कि मान लो कि तुम बैरियर बड़ा कर दो। बैरियर को क्या कर सकते हैं हम लोग, बैरियर या तो छोटा कर दें, या फिर जैसे कि इधर है, ये रिएक्टेंट का एक सर्टेन लेवल हो गया, ट्रांजिशन स्टेट, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट का लेवल मैंने बोला 8 जूल, ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट 12 जूल, ये प्रोडक्ट 3 जूल। तो ये एक्सोथर्मिक का कर्व है, क्यों, एनर्जी रिलीज होगी, 5 जूल एनर्जी रिलीज हुई तब यहाँ पर आ गया। तो 12 जूल से जिस मॉलिक्यूल का एनर्जी ज्यादा होगा उसको तुम बोलोगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी कंसेप्ट क्या हो गया, ऑन द एवरेज कितनी एनर्जी की जरूरत है। मॉलिक्यूल की एनर्जी 8 जूल है, ऑन द एवरेज कितना जूल चाहिए, 12 जूल चाहिए। तो इसको एक्टिवेट कर दें तो काम होगा। मान लो कि गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, गेट के एग्जाम में तुम्हारा 80% से ज्यादा होना चाहिए। अब तुम्हारा 95% ज्यादा होना चाहिए, इनफैक्ट 95% ज्यादा होना चाहिए। पूरे बैच का ऑन द एवरेज 80% आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसके लिए, एक्टिवेशन एनर्जी 15% है। 15% बढ़ा दें तो सबका गेट में हो जाएगा। या अपना ही आईआईटी का एग्जाम समझो, आईआईटी के एग्जाम में मान लो कि 200 मार्क्स पे सिलेक्शन है, और ऑन द एवरेज निकाला गया तो ये बैच 120 मार्क्स ला रहा है, कोई और बैच है ऑन द एवरेज 40 मार्क्स ला रहा है, कोई और बैच है ऑन द एवरेज 20 मार्क्स ला रहा है। तो मान लो एक बैच है जो 200 मार्क्स पे सिलेक्शन है, 150 ला रहा है, तो उसका एवरेज लेवल कितना हो गया, ये 150 एवरेज लेवल है उसका, और 200 मार्क्स पे सिलेक्शन है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑन द एवरेज 50 मार्क्स बढ़ा दिया ना, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी की, इसको एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, 150 मार्क्स पे पहुंचे हुए, बस 50 मार्क्स बढ़ाना है, ऑन द एवरेज इतना है। बट सबको 50 नहीं बढ़ाना है, कई बच्चे होंगे 130 पे, उनका 70 मार्क्स बढ़ाना होता है, कोई 180 पे, उसको 20 मार्क्स ही बढ़ाना होगा। ये मॉलिक्यूल का अलग अलग लेवल है। ऑन द एवरेज 8 जूल पे है, बट किसी का 9 है, 10 है, 12 है, 50 है। कई बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी 220, 250 ला रहे हैं, तो उनको हम लोग को कुछ नहीं करना हो, तो खुद आईटी में क्रॉस कर रहे हैं, उनको बस पढ़ाते जाओ, खुद करते जाते हैं सब कुछ।
क्लियर हुआ ना? तो ये तो इसमें तो अपना वर्क ही नहीं है ना, ये तो खुद ही बने बनाए लोग वो करके ही जाएंगे, मालूम है। यहाँ अपना वर्क पड़ता है, किसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। क्लियर हुआ ना? अब किसी बैच का मान लो एवरेज स्कोर ही आ रहा है 40, अरे ऑन द एवरेज उस बैच में एवरेज निकाले तो 40 आता है, तो उसको 200 जाने के लिए 160 मार्क्स बढ़ाना होगा। तो हम लोग बोलेंगे 160 मार्क्स इज द एक्टिवेशन एनर्जी, तब वो क्रॉस कर पाएगा। जिसका 40 है उसमें भी कोई हो सकता है 200 ला रहा हो, वो भी क्रॉस कर सकता है। बट किसी का 0 भी आ रहा होगा, कोई -10 वाले भी आते हैं। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कंसेप्ट है। तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए दो पार्ट है अपने पास। एक्टिवेशन एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग? ये एक्टिवेशन एनर्जी या तो कैटालिस्ट डाल दो। कैटालिस्ट क्या करेगा? बैरियर को थोड़ा छोटा बना देगा, क्रॉस करना इजी होगा। या रिएक्टेंट का लेवल ही बढ़ा दे हम लोग, जैसे कि ये इस तरह से है, ये एनर्जी है, तो मॉलिक्यूल को हिट करते होते एनर्जी बढ़ता है, तो 8 जूल का एवरेज एनर्जी अब क्या होगा? 10 जूल पे आ गया। ये मान लो 12 जूल थ्रेशोल्ड एनर्जी है, क्रॉस करने के लिए 12 जूल चाहिए। तो पहले बैरियर क्रॉस करने के लिए 4 जूल चाहिए था, अब बैरियर क्रॉस करने के लिए 2 जूल ही चाहिए। तो तुम हीट करोगे तो 2 जूल ही ऑन द एवरेज एक्टिवेशन एनर्जी देने पे काम हो जाएगा। बट वही हीट कर दें तो बाद में और क्या होगा? मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी 11 जूल होगी। धीरे धीरे मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी इस रेंज पे आ गई तो 100% मॉलिक्यूल प्रोडक्ट देंगे ना। तो ये हो गया बैरियर कंसेप्ट। या दूसरा कंसेप्ट है कि हीट करके इसकी एनर्जी बढ़ा दें, या फिर ये बैरियर को ही छोटा कर दे, कैटालिस्ट डाल दो तो बैरियर ही छोटा हो गया। बैरियर छोटा हो गया तो सब क्रॉस करेंगे। तो ये ए और ई रेशो माइनस इसको, इसी को ये डिटेल समझाते जाना है मुझे सब। थोड़ा ओवरव्यू दिया मैंने। देखो, प्रोमोटर कैटालिस्ट को इफेक्ट को बढ़ा देता है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव मॉलिक्यूल वो, जैसे 12 जूल मान लो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जैसे 200 मार्क्स पे जैसे मान लो 200 मार्क्स पे आईआईटी का सिलेक्शन है, तो एक्टिव लोग वो जिनका मार्क्स ऑलरेडी 200 से ज्यादा आ रहा है, 220, 230, 240 ऐसे आ रहा है। तो मैं बोलता हूँ ना कि आईआईटी में जिसका जेई मेंस में 200 से आता है, वो मैंने देखा है कि वो आईआईटी में जाता ही जाता है। 360 में, अब तो 300 है, तो 300 के हिसाब से मान लो 160 मार्क्स। तो जिसका 170 मार्क्स, जिसका 170 से ज्यादा लगातार आ रहा है, वो एक्टिव मॉलिक्यूल हम लोग के लिए, वो आईआईटी में जाएंगे ही जाएंगे, जो ऑन द एवरेज 170 से ऊपर हर बार ला रहा है। कुछ उससे नीचे वाले पैसिव हो गए, जिसका 140 एवरेज आ रहा है, तो मुझे मालूम है कि वो 170 से ज्यादा लाने लगे तो उसका आईआईटी में जाने का चांस हो गया, वो आईआईटी में जाएंगे। क्लियर हुआ? तो वो पैसिव मॉलिक्यूल है, उनको एक्टिव बनाना है, थोड़ा असाइनमेंट देके, थोड़ा सा स्ट्रेस करके, थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस करा के, ऐसे क्वेश्चंस कराने से और कंसेप्ट क्लियर होगा। उसी तरह से जो 12 जूल थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी 12 से ज्यादा, वो सब एक्टिव है, वो प्रोडक्ट तुरंत दे देंगे। बट जो 12 जूल से कम वाले थे, वो सब पैसिव मॉलिक्यूल होंगे, वो आपस में स्ट्राइक करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं देंगे। जैसे कि स्टोन से तुम आम को ब्रेक कर रहे हो, तो एक मिनिमम एनर्जी है, कितने जोर से मारेंगे तो आम गिर जाएगा। तो मैंगोस को तुम्हें गिराना है तो जोर से स्ट्राइक करना है। बट यदि कोई धीरे स्ट्राइक कर रहा है तो मैंगो से स्ट्राइक करेगा, वो गिरेगा नहीं, तो पैसिव कॉलिजन हो गया। और जाकर सही डायरेक्शन में जाकर स्ट्राइक भी किया और मैंगोज नीचे भी नहीं है। क्लियर? तो पैसिव कॉलिजन होगा। एक्टिव कौन सा हो गया? जो बहुत जोर से स्ट्राइक किया गया, उससे प्रोडक्ट बाहर आ गया। तो पैसिव मॉलिक्यूल वो जिसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम है, एक्टिव मॉलिक्यूल वो जिसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। तो इतना ही डाउट था ना? यस। हाँ, अब देखो, तो रेट कांस्टेंट के इक्वल टू ई रेज टू माइनस ई बाई आर टी हो गया। अब इसमें लिखे हम लोग ए एंड ई है। ये तो आरएनएस नहीं बताया, तो ये क्या होगा? आरएनएस पैरामीटर है। ये क्या होगा? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और इसको क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। मतलब
कितना कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है 1 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड लाइक दिस। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्यों बोल रहे हैं? एक्सपोनेंशियल से जस्ट पहले। एक्सपोनेंशियल कौन सा? e रेज़ टू माइनस e बाई RT, उससे पहले वाला टर्म a है। a को बोलेंगे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, यही फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। ये क्या हो गया? एक्टिवेशन एनर्जी। ये जूल पर मोल है और कैलोरी पर मोल है। ये क्या हो गया? एक्टिवेशन एनर्जी। और टी क्या हो गया? टेम्परेचर इन केल्विन। तो वो सब कर मैं लिखता हूं आगे, मैं तो बस समझाया था। कौन सा क्या टर्म हो गया? क्लियर हुआ ना? ए को बोलेंगे, ए कहां पर है? इससे पहले तो प्री एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ए इज प्री एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और के क्या हो गया? रेट कांस्टेंट। तो जब हीट करते हैं तो रेट बढ़ जाता है। तो रेट क्या होता है? के इंटू ए रेस टू एल बी रेस टू एम, ऐसे ना। हीट करने से ए और बी तो नहीं बढ़ेगा, मतलब के ही बढ़ता होगा। कैटालिस्ट डालते हैं तो भी रेट बढ़ जाता है, तो उसका मतलब उसमें भी क्या बढ़ता है? के बढ़ जाता है। तो के किससे इफेक्ट होगा? टेम्परेचर और कैटालिस्ट से। तो के इक्वल टू इतना था। ए और ये आर्हेनियस नहीं है, सब पैरामीटर दिया। एक उसने बोला कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलो, एक्सपोनेंशियल से पहले, या फिर इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोले, क्यों? ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। क्या कॉलिजन फ्रीक्वेंसी था? 1 लाख कॉलिजन पर सेकंड, और ये मान लो 30% जो मैंने बताया। ई रेस टू माइनस ई बाई आर टी क्या बताएगा? परसेंट ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, वो कॉलिजन जिससे प्रोडक्ट बन रहा हो। तो हो सकता है 30% हो, मतलब ये वैल्यू 0.3 होगा। मान लो 30% मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड से ज्यादा एनर्जी वाले हैं, तो ये वैल्यू 0.3 हो गया। थ्रेशोल्ड से ज्यादा एनर्जी में तो टकराएंगे तो प्रोडक्ट आएगा ही आएगा। कुछ मॉलिक्यूल स्लो मूविंग है, H2 और I2 टकराया बट कुछ नहीं हुआ, टकरा के वापस आ गया, HI बना ही नहीं, तो वो इनइफेक्टिव कॉलिजन है। एक्टिव मॉलिक्यूल क्या हो गया? ये क्या हो गया? परसेंट ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल। वही हीट कर दें हम लोग तो ये बढ़ के 40% हो गया, मतलब 0.4। ये वैल्यू 0.4 हो गया। मतलब अब थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने वाले 40% मॉलिक्यूल है। तो 1 लाख मॉलिक्यूल कॉलिजन है, 1 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड कोलाइड कर रहा है ए, और उसका 40% प्रोडक्ट दे रहे हैं। ई रेस टू माइनस ई बाई आर टी क्या हो गया? परसेंटेज ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल। मतलब वो मॉलिक्यूल जो आपस में टकराएंगे तो प्रोडक्ट देंगे ही देंगे। तो ये पैरामीटर जितना लिखा है इसमें क्लियर है ये सब? ओके, तो नेक्स्ट में देखे क्या हो गया। अब मैंने लिखा के का वैल्यू ए ई रेस टू माइनस ई बाई आर टी। इस पे क्या आ जाता है? ये डिक्रीज कर जाए, कैटालिस्ट ऐड कर दो या टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, तो के का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। दूसरा हो गया ई टेंस टू 0, कैटालिस्ट रहे ही नहीं, और टी टेंस टू इंफिनिटी, तब कितना होगा? के इक्वल टू ए। यही हुआ ना? एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर ही 0 हो जाए या टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाए। टेम्परेचर इनफाइनाइट हो गया तो हर मॉलिक्यूल की इतनी एनर्जी होगी कि जैसे ही टकराया प्रोडक्ट आ जाएगा। मतलब के मैक्स का वैल्यू कितना आएगा? ए। तो ये पूछता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के, तो दैट इज ए। ई रेस टू माइनस ई बाई आर टी क्या होता है? दिस वैल्यू इज फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्रैक्शनल वैल्यू है तो इसका क्या होगा? नो यूनिट। इसका कोई यूनिट नहीं होता। अब ये तो एक फ्रैक्शन है, इसका कोई यूनिट नहीं आएगा। अब देखें, यूनिट ऑफ के एंड ए ऑलवेज सेम होगा, क्योंकि उसका तो कोई ई रेस टू माइनस ई बाई आर टी तो फ्रैक्शन हो गया, तो के और ए ही एक यूनिट हो गया ना। तो फॉर जनरल इरिवर्सिबल रिएक्शन, अब ये कर्व तो एक आएगा ही, ये आते ही रहता है। ln k इक्वल टू ln a माइनस ई बाई आर टी, ऐसा लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इक्वेशन ऊपर वाला हो गया, एक के मैक्स इक्वल टू ए, एक ये क्वेश्चन आते रहता है,
एक ये हो गया ग्राफ, ln k और 1/t का क्या ग्राफ होगा, या log के भी दे देता है वो, log के रखेंगे तो क्या होगा, ln को log करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई होता है, 2.303 log k इक्वल टू 2.303 log a, तो log a माइनस ea बाई 2.303 rt। ये दो कर्व क्लियर है ना, इसका ग्राफ आना ही आना है, वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, बट बहुत कम डिपेंड होगा, कितना वो अभी मैं लिखने वाला हूँ। मतलब 10 डिग्री राइज कर दोगे ना तो हार्डली 0.1%, 1.5% इंक्रीज होता है, वो अभी डिस्कशन में आएगा, बहुत कम इम्पैक्ट होता है। ln k और 1/t का ग्राफ देखे तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हुआ ना, कहां से पास करेगा, ओरिजिन से तो नहीं करने वाला, यहाँ पे आओगे, हाँ, ऐसे जाएगा। लॉग का ग्राफ निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि के का वैल्यू 0.8 ले लोगे तो निगेटिव आ जाएगा ना। हाँ, अब ये tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया, माइनस ए बाई आर, तो तुम्हें यही देगा, स्लोप दे देगा। स्लोप मान लो थीटा का वैल्यू दे दिया तुम्हें 135 डिग्री, ए का वैल्यू कितना होगा, tan 135 मतलब -1, ए बाई आर इक्वल टू 1, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, तो ए इक्वल टू आर, आर का वैल्यू 2 लिख दोगे तो ये का वैल्यू हो गया 2 कैलोरी, ये जूल में 8.314, यही था ना। तो ये सब वैल्यू दिया रहेगा, तुम्हें जस्ट इक्वेट करना है। यहाँ क्या हो गया, log k और 1/t, इसका भी ग्राफ ऐसे ही जाएगा, ये इसको नीचे कर दो, log k कितना हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू माइनस ए बाई 2.303 आर होगा, यही रहेगा ना। तो ऐसे दिया रहेगा वैल्यू, ln k इक्वल टू 5 प्लस, या log के दे देता हूँ, इजी रहेगा यहाँ पे, log k इक्वल टू 5 प्लस 200/t, ऐसे। तो ए क्या है, ये क्या है, इक्वेट हो जाएगा ना, log के का वैल्यू क्या था, log है, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बाई ए बाई 2.303 आर 1/t, मतलब आईटी में कई बार आया हुआ है सब। तो log ए 5 हुआ ना, ए इक्वल टू 10:5, ऐसे है ना। ये बाई 2.303 आर, ये वैल्यू कितना रखोगे, 200 ना, ये का वैल्यू कर देना 200 इंटू 2.303 इंटू कैलोरी में चाहिए तो 2 कर देना, कैलोरी आएगा, जूल में चाहिए तो 8.314। अब ये जितना लिखा है इसमें कोई डाउट है, ये बताओ। क्लियर है, यस। तो नेक्स्ट पे चले हम लोग, तो या तो इक्वेशन इक्वेट करने वाला ऐसा क्वेश्चन आएगा, या फिर ये हो गया। अब मान लो T1 टेम्परेचर पे K1 दिया हुआ है, तो T2 पे K2 क्या होगा, तो ऐसा याद करो, के इक्विलिब्रियम में किया था हम लोगों ने, log K2 बाई K1 इक्वल टू डेल्टा H बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, केमिकल इक्विलिब्रियम। T1 पे K1 दिया हुआ है, तो T2 पे कितना होगा, K2, इसी से करते थे ना। तब इसी तरह से तुम्हें मान लो कि ओके, तो ये क्या हो गया, T1 पे
K1 है, ये क्या है, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 और T2 पे मान लो K2 है, तो ये क्या होगा, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। तो ये रिलेशन कैसे होगा, ln, सिंपल इक्वेशन जो इक्विलिब्रियम में किया था वही आ जाएगा, ln K इक्वल टू ln A बाई EA बाई RT1 और ln K2 विल बी ln A। A ज्यादा चेंज नहीं होता है टेम्परेचर से, तो A को कांस्टेंट मान के चलो, A ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, वो मैं आगे दिखाता हूँ क्यों नहीं इफेक्ट होता। ऐसे दो इक्वेशन आ गए, तो ln 2 माइनस 1 कर दो K2 बाई K1, क्या किया, इक्वेशन 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 है, ऊपर वाला इक्वेशन 1 है, ये जो बचेगा EA बाई R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, बिल्कुल वही इक्वेशन जो केमिकल इक्विलिब्रियम में था। डिफरेंस कहाँ है, वहां पे डेल्टा H था और यहाँ पे EA है, वहां पे क्या था, ये डेल्टा H था और यहाँ पे EA है, तो एक ही चेंज आएगा, EA हमेशा पॉजिटिव है, वहां डेल्टा H पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता था, इसलिए डेल्टा H पॉजिटिव था तो हीट करने पे K बढ़ता था, कूल करने पे K डिक्रीज हो जाता था। या EA हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, बैरियर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव बैरियर का कोई मीनिंग नहीं है, बैरियर मतलब हमेशा ऊपर उठा हुआ, बैरियर को नीचे कभी सुना है, नेगेटिव बैरियर। तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये टेम्परेचर कभी भी बढ़ाओ T2 ग्रेटर करो तो ये वैल्यू छोटा हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो लॉग पॉजिटिव मतलब K2 इज ग्रेटर देन K1, ये तो पहले ही बताया, हिट करोगे तो K बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ, तो इस चीज में हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, जंक्शन क्या अपना थोड़ा बहुत चेंज होता है, बट हम लोग को क्या एज्यूम करना है कि EA एंड A बोथ रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता भी है, 1% 2% चेंज होता है फ्रॉम T1 टू T2। तो अभी क्या हो गया, ln हो गया log K2 बाई K1 इक्वल टू EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। देखो वही फॉर्म आ गया ना, वो डेल्टा H वाला की तरह। क्लियर है सबको? ओके, यस। सो यहाँ पे क्या होगा, A एंड EA बोथ डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बहुत बहुत कम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बट हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे। जैसे डेल्टा H भी टेम्परेचर डिपेंडेंट था, याद है, log K2 by K1 is equal to delta H by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। तो हम लोग डेल्टा H कांस्टेंट ही मान के चल रहे हो, बट किरचॉफ्स इक्वेशन याद करो, डेल्टा H टेम्परेचर से डिपेंड करता था, डेल्टा H T2 is equal to डेल्टा H T1, डेल्टा H2 is equal to डेल्टा H1 प्लस डेल्टा Cp T2 minus T1, ऐसा इक्वेशन था थर्मोडायनेमिक्स में। डेल्टा H भी टेम्परेचर के साथ चेंज करता है, बट हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं, इसी तरह A और ये भी चेंज करेगा, बट कांस्टेंट मान के चलो। ऑन टेम्परेचर A एंड EA क्या होगा, डज नॉट चेंज appreciably, does not change appreciably when temperature changes small in range। जब स्मॉल रेंज में होगा तो उतना चेंज नहीं होता, स्मॉल रेंज में तो 200-320 मिल स्मॉल ही मान के चल रहे हैं। अब बताओ, लार्ज वैल्यू ऑफ EA और स्मॉल वैल्यू ऑफ EA किसमें के ज्यादा चेंज होगा, ग्रेटर और स्मॉलर?
डायरेक्टली रिलेटेड है, ग्रेटर ना, log k2 by k1 is equal to EA by 2.303 ना R। हाँ, तो ये जितना बड़ा होगा k2 by k1 उतना ही चेंज होगा ना, तो ग्रेटर इन्फ्लुएंस आएगा। तो ये जो होगा ग्रेटर इफेक्ट ऑन रेट कांस्टेंट। क्लियर? और k के लिए मान लो एक बार 300 से 310 पे चेंज किया, और एक बार k टेम्परेचर 20 से 30 चेंज किया, 10 डिग्री ही चेंज कर रहे हैं, किसमें k ज्यादा चेंज होगा? जब टेम्परेचर 20 से 30 बढ़ा है और एक बार 300 से 310 किया। यस, 20 से 30। अच्छा, तुम लोग तो मैथमेटिक्स उतना ही पढ़ते हो, राइट? तो सबको क्लियर है ये फॉर्म? ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हाँ, 20 से 30 में ज्यादा चेंज होगा। K is more temperature sensitive। ये सब ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट कभी कभी आते हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कभी कभी आ गए तो आ गए कहीं। लो टेम्परेचर रेंज। नाउ नेक्स्ट क्या होगा? फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, ये को क्या मान के चलोगे? कांस्टेंट। तो मान लो कि 300 केल्विन पे K1 है और 310 पे K2 हो गया, और एक बार ले ले हम लोग 280 पे K1 डैश और 290 पे K2 डैश। तो K2 डैश बाई K1 डैश, ये स्मॉल रेंज वाला है, ये ग्रेटर आएगा देन K2 बाई K1। ये सोच सकते हो कैसे? ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू ये बाई 2.303, ये लिए ln लिया ना, तो R ले लो, ये T2 माइनस T1 बाई T1 T2। तो ये कितना लिया था रेंज? 300 और 310। और जब ये लिखा ln K2 डैश बाई K1 डैश, ये किसके लिए था? ये EA बाई R, ये 10 बाई कितना हो जाएगा? 280 और 290 का रेंज। अब खुद देख लो कौन सा ज्यादा सेंसिटिव पड़ा। K2 डैश बाई K1 डैश ज्यादा पड़ गया ना। ये जो ये टेम्परेचर रेंज लोअर है, तो K2 बाई K1 का चेंज ज्यादा होगा, सेंसिटिव ज्यादा होगा। करेक्ट। क्लियर है सबको? यस। तो हम लोग प्री एक्सपेंसिव फैक्टर एक मेजर ऑफ रेट ऑफ कॉलिजन, रेट ऑफ कॉलिजन किस रेट से कोलाइड कर रहा है?
per unit volume per unit time. Irrespective of their energy. एनर्जी से मतलब नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ कॉलिजन है। एक क्या है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। अब आता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या बताया था, मान लो एक बैच मार्क्स 170 आया ऑन द एवरेज, उससे 30 जरूरत है तो आईटी में चला जाएगा, तो 30 मार्क्स इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दैट बैच। ऑन द एवरेज कितना एनर्जी चाहिए, यही ना, तो मिनिमम एनर्जी दैट reactant molecule ओके। तो ये अभी मैंने बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी कितना हो गया, दैट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर reactant molecule to form activated complex। कितना एनर्जी मिनिमम होगा तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे H2 और I2 का एक एवरेज एनर्जी होगा, जैसे ट्रांसक्रिस्टल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होता है एक मॉलिक्यूल का, जबकि पोटेंशियल एनर्जी कितना है F/2 kT होता है, F/2 kT। अब बताओ कि F/2 वगैरह तो बिल्कुल नहीं याद होगा तुम लोग को, थर्मोडायनामिक्स में था। e⁻⁴ मान लो कि 8 जूल का काइनेटिक एनर्जी है और क्रॉस करने के लिए कितना चाहिए, सपोज 15 जूल चाहिए। 15 जूल वाले जो मॉलिक्यूल की एनर्जी 15 जूल हो, जैसे स्ट्राइक करेंगे प्रोडक्ट, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये मैंने लिखा एक्टिवेशन बता रही है, ये क्या है e⁻⁴ इसका वैल्यू क्या होता है, मैं 1 में होगा। तो e⁻⁴ क्या दिखा रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट फॉर्म प्रोडक्ट है ना, तो फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन्स
या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, पूरे मॉलिक्यूल का कितना फ्रैक्शन, दैट हैव enough energy to form product, to form product. या ये फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल, यही है ना, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच इज एक्टिव, विच आर एक्टिव. कितने मॉलिक्यूल एक्टिव हैं? जनरल, एक रिएक्शन ले लें, जनरल एक्सोथर्मिक एलिमेंट्री रिएक्शन. जनरल एक्सोथर्मिक एलिमेंट्री रिएक्शन ले लें हम लोग, जैसे AA है, ऐसे मान लो AH और H है, H2 है, और ये आ रहा है इधर से B और B, मतलब I2 आ रहा है, एक A एक B से कोलाइड किया तो वो क्या बन जाएगा, A2B प्लस B, ऐसे बनेगा A2B प्लस B, मतलब ये B और B के बीच बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो ये इनइफेक्टिव कॉलिजन है. इनइफेक्टिव कॉलिजन मतलब कई स्टोन्स जो हम लोग थ्रो करेंगे उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन ही नहीं है. तुमने स्टोन्स मारा बट वो मैंगोस को ना लग के किसी ब्रांच को लग गया, प्लांट के अदर पार्ट्स पे लग गया, तो स्ट्राइक करके एनर्जी नहीं देगा. जैसे CH3Cl और OH माइनस है, CH3Cl और OH माइनस, अब ये OH जाके सीधे Cl से स्ट्राइक कर रहा है तो प्रोडक्ट बनने का चांस ही नहीं है. प्रोडक्ट कौन सा होगा, जब वो प्रॉपर ओरिएंटेशन हो. प्रॉपर ओरिएंटेशन कैसे होगा, जैसे कि ये CH3 है तो ये क्या होगा, इम्प्रॉपर कोलिजन. H पे स्ट्राइक किया तो भी इम्प्रॉपर कोलिजन, बट OH इधर से जाके ये Cl पे कार्बन पे अटैक करे तो ये प्रॉपर कोलिजन है. कोलिजन कहां पर होना चाहिए, सर्टेनली वो OH कार्बन पे स्ट्राइक करेगा तो ही Cl को बाहर भेज सकता है. OH कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में स्ट्राइक करता है ना ABO में, तब Cl बाहर आता है. वो हाइड्रोजन पे स्ट्राइक करे या Cl पे स्ट्राइक करे तो वो सब इम्प्रॉपर कोलिजन है, तो प्रोडक्ट नहीं आएगा. तो जैसे H2 प्लस I2 HI देना है तो प्रॉपर कॉलिजन क्या होगा, देखो तो प्रॉपर कॉलिजन क्या होगा, जैसे A2 प्लस B2 मैंने बोला कि 2AB है, मतलब H2 प्लस I2 ये A हो गया, इसके बाजू में दूसरा A है, और ये हो गया यहाँ पे B, इसके बाजू में यहाँ पे ये क्या बन जाएगा यहाँ से AB, और यहाँ से भी जो स्ट्राइक किया था ये A और B, ऐसे H2 और I2 स्ट्राइक करेंगे, फाइनली क्या बन जाएगा, ये AB प्लस यहाँ से भी क्या बन जाएगा, ये AB, ऐसे ये प्रोडक्ट बन गया HI जैसा. और ये जो हो गया, समझ ही नहीं, म्यूट तो नहीं है, तो यहाँ पर AB और AB आ जाएगा, ये होगा ना, ये हो गया प्रोडक्ट. और ये AB क्या था, ये दैट वाज तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट. विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन, इसका ओरिएंटेशन प्रॉपर है. reactant molecule with proper orientation. अच्छा, टावर का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, मुझे तब लेक्चर एंड करना पड़ेगा अभी. ठीक है, अभी हम लोग लेक्चर 2 मिनट में एंड करते हैं. मतलब जैसे H2 और I2 जैसे हो गया, एग्जांपल हो गया H और H, ऐसे H था, H और एक था, जब I2 यहाँ पे आएगा, I2 और I2 ऐसे आएगा, आयोडीन और आयोडीन, तो ही प्रोडक्ट बनेगा. और वो भी क्या होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में ऐसा हो जाएगा, ये H है, यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक होते रहेगा, I के साथ
क्या होगा, वो बॉन्ड बनते रहेगा और आई का भी बीच का बॉन्ड ब्रेक होते रहेगा। फाइनली क्या होगा, ब्रेक। तो ये ट्रांजिशन स्टेट जाता है। तो ट्रांजिशन स्टेट जो ऑर्गेनिक में पढ़ा था वही था। 2 मिनट और, इसको नोट्स भेजूंगा, पढ़ लोगे, फिर देखते हैं क्या। उसके बाद ये कर्व जो मैंने ड्रॉ किया पोटेंशियल एनर्जी का, यहाँ पे हो गया रिएक्टेंट, और ये इधर से जाके इस साइड से जाके प्रोडक्ट आ गया। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जाता है, या इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की हो जाना। ये ऊपर वाला जो टर्म हो गया, ये कौन सा था, यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट। ऑर्गेनिक में बहुत पढ़ा है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। अब ये जो कर्व हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और ये यहाँ से जो डेल्टा एच वाला पार्ट हो गया, हाँ, ये होगा डेल्टा एच। और ये एनर्जी जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, ओवरऑल एनर्जी कितना चाहिए, वो होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब ओवरऑल 20 जूल की एनर्जी ये तो होगा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट ऑलरेडी कुछ लेवल पे, थोड़ा एक्टिवेट करोगे तो वहां पे पहुंच जाता है। तो एक्चुअली थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी जैसे 200 मार्क्स लाना है तुम्हें जेईई मेंस में, तो एनआईटीज मिल जाएगा। तो 200 मार्क्स थ्रेशोल्ड है, तुम्हारा ऑलरेडी 130 140 आ रहा है, तो 60 मार्क्स एक्टिवेशन है तुम्हारे लिए। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना हो गया, एनर्जी possessed by reactant molecules प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, ये होगा। अब ये कर्व एंडोथर्मिक के लिए कैसा होगा, एक्सो में तो एनर्जी प्रोडक्ट की कम हो रही है, एंडोथर्मिक के लिए कैसा होगा, रिएक्टेंट का लेवल यहाँ पे तो प्रोडक्ट का लेवल ऊपर रहेगा। ये हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन किया था ना, तो ये डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया। रिएक्टेंट 8 जूल पे है तो प्रोडक्ट हो सकता है कि 20 जूल पे आ गया है, तो 8 जूल ज्यादा देना पड़ गया ना। इसके बाद टेम्परेचर कोएफिशिएंट से और कैटालिस्ट से नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अभी क्या करें हम।